हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम सीटेट संपूर्ण बाल विकास देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं, जो अपने बाल विकास के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बाल विकास के क्वेश्चन आंसर से हम छोटी छोटी तैयारी करते जा रहे हैं। यानी कि बड़ी तैयारी क्या होता है, एक तरह से आपको भ्रमित कर देती है, और जो छोटी तैयारी होती है छोटी 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 तैयारी से, यानी कि जो छोटे छोटे स्टेप चलता है तो वो कहीं ना कहीं आखिरी तक चलता रहता है। यानी कि आप जैसे कछुए के क्या थे, छोटे छोटे स्टेप थे, वो चलता चला गया, कहीं ना कहीं आखिरी में से जीत मिल गई। तो इसी तरह आपको करना है। तो चलिए आज की संपूर्ण बाल विकास को देखते हैं और क्वेश्चन आज के उसमें समझते हैं कि क्या क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, यद्यपि विकास के क्षेत्र में कुछ आयामों के में परस्पर व्यापन होता है, यद्यपि निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र स्पष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं को प्रगति, अनुक्रमण और अध्ययन करता है। तो किसकी बात कर रहा है, जब किसकी बात आ जाए, दूसरों की बात आ जाए, यानी दूसरों की बात क्या होगी, ना तो नैतिक होगी, ना भाषिक होगी, ना शारीरिक होगी, वो होगी संवेगात्मक, यानी कि इमोशनल। क्या होता है, जब आप यानी कि आप किसी से प्यार करो, ठीक है, आप किसी से प्यार करो तो अगर आप क्या सोचते हो कि सामने वाला मुझे प्यार करेगा तब मैं उससे प्यार करूंगा, तो वो प्यार नहीं कहलाता। यानी कि इमोशनली अटैच कब होते हैं, जब आप अपने से पहले सामने वाले के बारे में सोचने लगते हो तो आप क्या हो जाते हो, उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो और उसकी परवाह आपको लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। तो इमोशनली अटैच जब होगा तो क्या होगी, भावना जुड़ी होगी, और भावना जब जुड़ी होती है तब इमोशनली अटैच होगा। यानी कि भावना, अगर भावना शब्द आपको दिख जाए तो इमोशनली अटैचमेंट होगा, यानी संवेगात्मक विकास की बात आ जाएगी। एक वर्ड में आपको मैंने समझा दिया। ये ट्रिक्स होती हैं कहीं ना कहीं सीटेट को क्वालिफाई करने में, और ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सीटेट आप आसानी से, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भाई आप ही बताओ, आप अपने बच्चे से प्यार कर रहे हो, ठीक है, अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो, तो क्या होगा, वो संवेगात्मक यानी इमोशनली आप उससे अटैच हो, ठीक है। आपको उसे उसे आप जरा सी चोट लग गई तो आपका क्या होता है, तकलीफ हो, तो वो क्या है, इमोशनली अटैचमेंट हो। अगर आपका यानी कि आपका सामने आप देख रहे हो कि रोड पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, तब भी आप चलते रहते हो कि छोड़, तो वो क्या है, इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। जब इमोशनली अटैचमेंट होता है तब कहीं ना कहीं हमारे यानी कि संवेग, भावनाएं उसके लिए जाहिर होने लगती है, और ये कहीं ना कहीं ये होने लगता है कि उसे दुख हो रहा होगा, भले ही उसकी पीड़ा को हम महसूस ना कर सकते हैं, या फिर पर ये रहता है कि हाँ यार उसे दुख हो रहा होगा, ये हो गया वो हो गया, तो वो कहीं इस तरह की बातें कहीं ना कहीं चलती रहती है दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत है निर्देशित सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया सेवा के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है। तो उसका क्या आंसर होगा, देखिए जब समन्वित की बात है, यहाँ देखिए निरंतरता का सिद्धांत किस में होता है, निरंतरता का सिद्धांत विकास की बात आती है। अब विकास की बात आती है तो यानी कि विकास की बात आ गई तो ये तो कट गया आपका। अब आ जाता है एक यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत किस, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत कहीं ना कहीं आपके प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत विकास के ऊपर ही होता है, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए पर तब भी आके देख लेते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत ये नहीं होगा, यानी शीर्षगामी तो होगा ही नहीं। फिर आ जाता है अधोगामी, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि इसका आंसर सही यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आपकी आ जाए, और मैंने आपको सामाजिक सांस्कृतिक की बात बताई थी। सामाजिक सांस्कृतिक में कौन से घटक होंगे, आप सोचिए। सामाजिक सांस्कृतिक, क्या वो अनुवांशिक यानी कि अनुवांशिक बनावट को लेकर चलेंगे, नहीं। जैविक की बात आएगी, नहीं। तांत्रिक यानी तांत्रिक संबंधी विकरण आ जाएगा, नहीं। स्कूल माहौल, यानी स्कूल में आपके सामाजिक भी होता है। भाई आप ये 40 बच्चे हो तो 40 अलग अलग परिवार से आ रहे हो, कहीं ना कहीं अलग अलग समाज से आ रहे, कहीं ना कहीं अलग संस्कृति से आ रहे, कहीं ना कहीं अलग धर्म से भी आ रहे होंगे, तो वो 40 कहीं ना कहीं अलग अलग परछावा
छोड़ेंगे एनवायरनमेंट पे, स्कूल माहौल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक 7 से 11 वर्ष, यानी 7 से 11 वर्ष कौन सी एज हो गई? आपको इतनी बार ये क्वेश्चन करा चुका है। 7 से 11 वर्ष जब बात आती है तो कौन सी एज हो जाती है? आगे बढ़ते हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसे कार्य देती है जिसे डैश की आवश्यकता की बात है। अब 7 से 11 वर्ष की बात आए तो कौन से, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन से बच्चे की बात कर रहा है। यानी इस टाइम पे बच्चा क्या हो, समझदार हो जाएगा थोड़ा। तो यानी कि समझदार होगा तो समझदार कौन बच्चा होता है? यानी कि चिंतन करने वाला, यानी पलटावी जो नियम होता है। अब इसमें कहीं दे रखा, हाँ ये रहा, यानी देखिए प्रतिवर्ती चिंता यानी कि पलटाव। ठीक है, इसमें हो जाएगा परिकल्पनात्मक, यानी कि परिकल्पनात्मक नहीं होगा, क्रियात्मक नहीं होगा और वस्तु स्थापित नहीं होगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था होती है वो? भाई अवस्था मैंने आपको बताई थी, आपको एक चीज़ बताई थी, जब यानी संवेगामी नहीं होगी, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी। अब बची कौन सी? बची आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये कौन सी बात कर रहा है? 11 से 15 तक की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है, नूरी इस तर्क, यानी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व, यानी हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेते हैं कि लॉरेंस को यानी कोहलरबर्ग के सिद्धांत में नूरी इस समय नैतिक तर्क के लिए किस अवस्था की बात कर रही है? भाई नैतिक तर्क के लिए, और वो ये कह रही है कि हमें हमारे, यानी कि हमारे कुछ दायित्व हैं, यानी पूर्व अभी समयक तो होगा नहीं, यानी कि वो होगा अभी समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? कॉन्वेंशनल। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्वेंशनल कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थी को ऐसे प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। कोहलर यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापक का मत है कि बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्वेश्चन है आपका आर, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। अब जब आप क्या करोगे, देखोगे, जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो लॉरेंस कोहलरबर्ग क्या कह रहा है, यानी को वाइगोत्स्की, कोहलरबर्ग, ये इस तरह की जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिखाई जाती हैं और एक अध्यापक का नाम लेकर बताई जाती है। तो अध्यापक का नाम लेकर जब आपकी चीज़ें कन्वर्ट करी जा रही हैं तो किस चीज़ के लिए कन्वर्ट कर रहा है वो? भाई कौन सा वाइगोत्स्की की बात कर रहा है, यानी वाइगोत्स्की किस चीज़ की बात कर रहा है? वो जब क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। अब चर्चा किस में होगी? सभी व्यक्तियों में होगी, और सभी व्यक्ति क्या है? समाज से रिलेटेड है। तो क्या होगा, यानी परिवार किससे रिलेटेड है? समाज से। और समाज से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं समाज कहीं ना कहीं इसमें होगा। अब ये देखो, ये रहा सामाजिक क्रिया की बात आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाले अध्यापकों को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए। अच्छा जी, किसी भी समस्या, यह भी रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये मैंने करा चुका है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। यानी किसी भी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हितोषित करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चर्चा करने वाली बात क्या होगी, यानी कि बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देने वाली बात आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दो वर्ड आ जाते हैं पॉजिटिव, एक ये और एक ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक
प्रक्रिया डैश के द्वारा सम्मिलित। तो इसका क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की का मत है कि उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रिया में डैश के द्वारा सम्मिलित होता है। तो उच्च क्रम वाली बात आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब हम क्रम की बात करते हैं तो हम कभी भी पुरस्कार या इस तरह की चीज़ नहीं बात करते। पुरस्कार और दंड कभी भी आपको सीटेट में दिख जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव अगर आप पूछा है तो ठीक है। अनुकूलन और कठिन यानी कि ये भी कट जाएगी। तो बिल्कुल आपके जब सामने आंसर दिया गया है, जब आपको काटनी ही है आंसर, तो आपको कहीं ना कहीं सी टेट ईजी लगेगा या यूपी टेट ईजी लगेगा या स्टेट टेट का ईजी लगेगा। भाई उसमें क्या क्या डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें काटनी पड़ रही है। यानी कि दंड काट दिया आपने, होना ही नहीं है। अनुकूलन यानी कि अनुकूलन किस वे में होना है, अगर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलोगे। कंठस्थीकरण यानी याद कराने की बात आ रही तो ये हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात आ रही है। यानी कि आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टूल दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेस्ट में कहीं ना कहीं जो टूल्स होते हैं, देखो कहे हम जब क्वेश्चन जो भरवाते हैं उसे टूल ही कहते टूल ही है, पर कहीं ना कहीं अगर फॉर्म में लेके चले तो क्वेश्चन और जो टूल कहीं ना कहीं जो आपके कहीं ना कहीं जो टूल्स होते हैं, जैसे आपका एक मिरर टूल्स होता है। यानी कि मिरर टूल क्या होता है कि साइकोलॉजी बच्चे किस तरह चल रही है वो होता है। एक आपने देखा होगा कि जो बिजली में से वो निकालते हैं कि कितने टाइम पर उसकी बिजली उसमें करंट आ रहा है, तो वो जब उसमें आपने देखा होगा कि लाइट जल जाती है, इस तरह की टूल्स। तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदिशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाता है। उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। भाई जब आप कहीं ना कहीं आप टीचर हो तो टीचर के तौर पर आपको क्या सिखाया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों सिखाई जाती है कि आप कहीं ना कहीं जो आपके सामने 40 से 50 बच्चे बैठे हैं तो उनकी साइकोलॉजी समझ के उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी क्लास में जिंदा हैं या नहीं। कहीं ना कहीं जैसे आपको क्या, आपने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी, तो तारे ज़मीन पर क्या होता है, ईशान अवस्थी क्या करता रहता है, वो कहीं ना कहीं बाहर देखता रहता है। और वही कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्या होगा, यानी कि अंतराल व्यक्ति यानी कि इंट्रा पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। और इंट्रा पर्सनैलिटी की बात कौन से करता है, तो आपका हो जाएगा इंट्रा पर्सनैलिटी और इंट्रा पर्सनल। आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए, यानी अंतर व्यक्तिगत और अंतर व्यक्तित्व दोनों की चीज़ आपको पता है, इंटर पर्सनैलिटी और इंट्रा पर्सनल। ठीक है, दोनों चीज़ अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।